देखो 7th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। हसन बॉट टू काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल। हसन ने दो तरीके के कपड़े खरीदे, एक तो शर्ट के लिए, उसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 50 रुपया। और ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदा है, उसका कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। अब ये क्या है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाई 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। ये शर्त है कि 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदना पड़ेगा, तभी ड्रेस वगैरह पूरी होगी, ठीक है। अब इसने बोला कि उसके बाद उसने क्या किया, ही सेल द मटेरियल एट द 12% एंड 12% प्रॉफिट। और फिर उसने उनको बेचा, शर्ट मटेरियल को 12% के प्रॉफिट पे और ट्राउज़र मटेरियल को 10% के प्रॉफिट पे। और उसने टोटल सेल की 36,600 की। तो ये बताना उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा, ठीक है। तो देखो एक शर्त है इसमें कि उसने फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाय, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा क्योंकि बहुत लेंदी था क्वेश्चन, ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। कि अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदेगा तो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, ये शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल जो हैं ये रेशो में गिवन है। मतलब रेशो यही तो है कि इतना लेगा तो ये उतना लेगा। तो शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल इनका क्या रेशो है, इनका रेशो है 3:2। कि अगर एक 3 लेगा तो एक 2 लेगा, एक 6 लेगा तो 2 4 लेगा। तो इसने अब क्या करते हैं, जब ये रेशो, अब डायरेक्ट रेशो ना कह के हमको वैसे दिया था, अब हम इनको मान लेंगे कि शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेशो में x लगा देते हैं। शर्ट मटेरियल हो जाएगा 3x और ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा, यानी कि उसने क्या किया, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने 3x तो शर्ट मटेरियल ख़रीदा और 2x ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा। अब ये हमें x का पता चल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 2x ख़रीदा, इसने यही पूछा कि कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा है। अब पहले तो ये देखते हैं कि कितने में ख़रीदा है। तो देखो अगर मानो ये है, इसका रेट क्या है, शर्ट मटेरियल का रेट है 50 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर का 50 रुपीज़ है और कितना मीटर ख़रीदा है, इतना मीटर। ये मीटर में मानो 1 मीटर का 50 है तो 2 मीटर का कितना होगा 100, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 2। 1 मीटर का 50 है तो इसका कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल का कॉस्ट निकालते हैं पहले। तो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, रेट था 50 और ख़रीदा है 3x, यानी कि 150x रुपीज़। यानी कि शर्ट मटेरियल उसने इतने रुपए में ख़रीदा। और कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, रेट है 90 और ख़रीदा है कितना 2x, यानी कि 180x। यानी कि उसने शर्ट का कपड़ा इतने में ख़रीदा है, इतने रुपए में। x हमें अभी पता नहीं है, ट्राउज़र का कपड़ा इतने में ख़रीदा है। लेकिन ये पता है कि इसको तो 12% के प्रॉफिट पे बेचा है और इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। और फिर टोटल जो बिक्री हुई है इसकी, जो सेल हुई है, वो ये 36,600। तो देखो इतने का ख़रीदा और इसमें 12% के प्रॉफिट से बेचा, तो इसका 12% प्रॉफिट कितना होगा वो इसमें कैसे निकालते हैं। देखो तो हम ऐसे करते हैं बेटा कि 150x का जो 12% का प्रॉफिट निकालना है ना, तो जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो देख लो कि अगर हम 100 रुपये की चीज़ है उसको 10 रुपये के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 110 की। तो ऐसे ही अगर हम इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, इसने बोला कि इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितने में बेचेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए 12% है तो 112/100 कर देना है। तो अब ये इसकी 12% के प्रॉफिट के बाद की कॉस्ट आएगी। 20% पे का प्रॉफिट हुआ है तो टोटल कॉस्ट कितने में, तो कितने में बेचेगा ये बताएंगे। तो 120/100 मतलब 120/100। तो शर्ट का मटेरियल इतने में ख़रीदा था, 12% के प्रॉफिट में बेचा है। तो वो एक अलग टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो वो कभी वहाँ आएगा, अगर आगे तो वहाँ पे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये चीज़ याद रख लो। अब ऐसे ही जो ट्राउज़र मटेरियल है वो कितना है, 180x का तो ख़रीदा था और 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, बेचने वाली कीमत 10 है तो मतलब 110। 100 में उतना ही बढ़ा के और अपॉन में 100 फिक्स है, और 10 है तो 110, 20 है तो 120, इतने से मल्टीप्लाई कर देना। और ये दोनों मिलके इनकी कॉस्ट कितनी है, 36,600। ठीक है, ये 150x का 12% के प्रॉफिट के साथ कीमत है, ये इसके 10% के प्रॉफिट के साथ कीमत है। दोनों मिलके कितना हो रहा है, 36,600। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो एक तो 0 ये काटो, 5 से 2 जा और 5 से ये 3 जा कट हो रहा है।
ठीक है, और 2 से ये 56 टाइम, तो 56 इंटू 3 कर लो 168, और ये x भी लिखना है, तो ये तो बन गया इतना, और प्लस ये तो 1 0 ऐसे कटा और 1 0 ऐसे कटा, 11 इंटू 8 88, 8 कैरी 11 बन जाए 11 8 19, तो ये इतना बन गया 119x। ठीक है, तो अब इसको इक्वल्स टू 36600, एक सेकेंड। अब देखो इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों लाइक टर्म है ना, 186 168 और 198 कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16, 1 3 कैरी, सॉरी 1 कैरी, ये 9 6 15 1 16, फिर से 1 कैरी 1 1 2 1 3, तो ये इतना हो गया, और ये 36600। अब ये डिवाइड में जाएगा तो देखो बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएगा ये तो 100 टाइम, क्योंकि 366 से 366 1 टाइम डिवाइड, और ये दोनों 0 तो 100, तो x आ गया 100। तो क्लोथ मटेरियल, इसने बोला था कितना क्लोथ मटेरियल ख़रीदा है, तो क्लोथ मटेरियल सॉरी ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना ख़रीदा था इसने, ट्राउज़र मटेरियल ही बाय वो था 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, और x का अभी हमारे पास वैल्यू है 100, यानी कि 200 मीटर, यानी कि इसने 200 मीटर क्लोथ मटेरियल ट्राउज़र मटेरियल खरीदा था। देखो अगला क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, के हर्ड मतलब झुंड है, डियर का झुंड है, हर्ड उसके जो आधे डियर हैं वो तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग मतलब घास खा रहे हैं, कहाँ पे, फील्ड में, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बचे हुए हैं, आधे तो घास खा रहे हैं, आधे जो बचे हुए हैं उनके 3/4 खेल रहे हैं, और फिर बोला बाकी के 9 और बचे वो क्या कर रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं, तो बताने टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको x मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ डियर, NO मतलब नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हमने मान लिया कि वो x है। अब क्या बोला कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, देखो टोटल तो x है, और उसमें से ग्रेज कितने कर रहे हैं, हाफ, किसके हाफ, x के हाफ, मतलब टोटल के आधे, जैसे मानो 10 होती तो उसके हाफ कितने हो जाएंगे 10/2, मतलब 1/2 इंटू 10, ऐसे ही ये हाफ किसके हैं, x के, यानी कि x/2, x इंटू 1/2, ऐसे करके लिखेंगे कि इतने तो कर रहे हैं ग्रेजिंग। अब बोला है रिमेनिंग के 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं नियर बाई में, मतलब पास में खेल रहे हैं, तो x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो बच्चे कितने, टोटल x थे, x/2 ग्रेजिंग, x/2 का मतलब आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो आधे बच्चे, यानी कि रिमेनिंग कितने बचे, x/2 ही बचे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है अब, क्योंकि x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो x/2 ही बचे, क्योंकि x/2 और x/2 मिलकर x हो जाएगा। अब क्या है कि 3/4 ऑफ वो प्लेइंग, तो प्लेइंग कितने कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं 3/4 किसके, रिमेनिंग के, और रिमेनिंग कितने x/2, ये भी ये x/2 है, रिमेनिंग भी x/2 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, तो ये कितने हो जाएंगे 3 इंटू एक्स और 4 इंटू 2, यानी कि 3x/8। और अब ये तो x में, और अब बोला है कि 9 जो है रेस्ट कर रहे हैं, अब ये नहीं बोला कि 9 इसके या उसके, सिर्फ 9 नंबर दिया हुआ कि 9 जने रेस्ट कर रहे हैं, जने नहीं 9 डियर, तो अब हमें टोटल नंबर, तो ये क्या है, देखो ये तीनों मिलके क्या है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, x के, यानी टोटल डियर कितने माने हमने x, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, ये सब मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे, x के। अब हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं कि जो x जिनमें उन सबको एक तरफ कर लेते हैं, और जिसमें जो उनमें नंबर है खाली उनको एक तरफ रहने देते हैं। तो हम पहले इन दोनों को उधर कर देते हैं और 9 को इधर ही रहने देते हैं, तो 9 = x माइनस x/2, और ये दोनों जाके माइनस भी तो होंगे क्योंकि साइन प्लस के, तो दूसरी तरफ जाएंगे माइनस, और यहाँ पे 1 लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे करते हैं 9 = 1 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू 8 करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ x/2 है, इसको कितना करेंगे 4 से इंटू, तभी तो 8 बनेगा, नीचे ऊपर भी 4 से इंटू, और इसको कितना करेंगे, किसी से भी इंटू नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एलसीएम के बराबर है। एलसीएम मैंने लेके नहीं दिखाया, तो अब सीख लो डायरेक्ट निकालना। अब ये 9, तो ये हो गया 8x/8, ये हो गया 4x/8, और ये हो गया 3x/8।
तो देखो बेटा 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 होता है, 4x और 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा 1x, यानी कि x ही बचेगा ये। या फिर ऐसे कर लो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, -4 -3 माइनस का 7x, और 8x माइनस 7x कितना होता है 1x, और ये अपॉन में 8, हमें x चाहिए, ये 8 क्या करेगा उधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 9 × 8 72, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज आर 72। चलो अगला है ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, कि दादाजी अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुने बड़े हैं एज में, 10 टाइम है, और ही इज़ ऑल्सो 50 ईयर ओल्डर हर, और वो उससे 54 ईयर ज़्यादा बड़े हैं। मतलब दो तरीके से बता रखा है इनके एज के बीच का रिलेशन, कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम बड़े हैं और 54 ईयर बड़े हैं, तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो दोनों की प्रेजेंट एज, तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, एक की प्रेजेंट एज मान लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ किसकी मानेंगे ग्रैंड डॉटर, क्यों, पहले तो कितनी माने x ईयर, कि ग्रैंड डॉटर की एज x ईयर है, क्योंकि हमें रिलेशन दिया है ग्रैंड फादर का ग्रैंड डॉटर की एज से, कि फादर की एज ग्रैंड फादर की एज उसकी उतनी है, तो जिसका रिलेशन दिया होता है जिसके साथ दिया होता है उसको मानते हैं। तो अब ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, क्योंकि बोला ना कि इसकी एज उसकी एज का 10 गुना है, 10 टाइम है, तो ये हो जाएगी 10x ईयर। ये दोनों की प्रेजेंट एज मान ली हमने, एक की x और एक की 10x। अब दूसरा रिलेशन क्या बोला, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, कि ये ग्रैंड फादर जो है वो 54 ईयर ओल्डर ज़्यादा हैं। मतलब क्या है कि इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, या फिर ऐसे कर लो कि 10x माइनस x इक्वल्स टू 54, मतलब दोनों की एज में फ़र्क कितना है। कोई कहे कि एक तो 12 साल का, एक है 15 साल का, तो हम अगर ये बात कहें कि दोनों की एज में 3 साल का डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब है कि वो उससे इतना बड़ा 3 साल बड़ा है ना, तो हम कैसे करते हैं उसको माइनस करके लिख लेंगे कि ग्रैंड फादर की एज में और इसकी डॉटर की एज में, ग्रैंड डॉटर की एज में 54 ईयर का डिफरेंस है, तो 54 ईयर कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54। अब 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, और इधर 54 डिवाइड कर देंगे, 54 डिवाइडेड बाई 9, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ग्रैंड डॉटर की तो एज आ गई, कितनी थी x ही थी, तो 6 हो जाएगी। तो ग्रैंड डॉटर GD लिखे देता हूँ, एज कितनी हो गई 6 ईयर, और ग्रैंड फादर की एज GF लिख देता हूँ, इसकी दोनों की प्रेजेंट एज की बात चली, वो कितनी थी 10x, यानी कि 10 × 6 60 ईयर। तुम वैसे भी चेक कर सकते हो, ये इसकी देखो 10 टाइम है, 6 × 10 60, और ये इससे 54 ज़्यादा है, क्योंकि 54 प्लस करने पे वो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट है अमन एज इज 3 टाइम हिज सन एज, कि अमन की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम है। तो पहले क्या करेंगे, बेटे की एज को मान लेंगे x और अमन की एज 3x, ठीक है। तो लेट, और कौन सी प्रेजेंट एज है ये, कि प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है x ईयर, तो उसके फादर की एज मतलब अमन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, देन अमन प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इसका 3 टाइम, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x ईयर्स। अब बोला ही वॉज 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम हिज सन से, 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 टाइम था एज में, तो क्या हो जाएगा, तो बिफोर 10 ईयर या 10 ईयर अगो, पहले क्या करेंगे हम कि पहले 10 ईयर पहले इनकी दोनों की एज कितनी थी, तो अमन की एज कितनी हो जाए, सन की एज कितनी थी, सन्स एज, तो 10 साल पहले, अभी की प्रेजेंट की ये है, तो 10 साल पहले क्या करेंगे हम 10 माइनस कर देंगे। जैसे किसी की एज अभी 20 है, तो 10 साल पहले कितनी थी, 10 माइनस करेंगे ना, 20 माइनस 10, 5 साल पहले 5 माइनस करेंगे, तो सन की एज हो जाएगी x माइनस 10, और अमन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल पहले, तो अमन की एज में से अभी प्रेजेंट में इतनी है, तो 10 साल पहले इसकी में से भी 10 माइनस कर देंगे। तो ये तो दोनों की एज है 10 साल पहले की। फिर बोला कि अमन की एज जो थी वो 5 टाइम थी अपने सन की एज की, तो अमन की एज जो थी वो 5 टाइम थी सन की एज की, तो सन की एज का 5 टाइम थी ना, तो सन की एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x 5x और 5 × 10 -50। फिर क्या करेंगे
ये 3x को उस तरफ ले जाएंगे और उस 50 को इधर ले आएंगे, क्योंकि x वालों को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल कांस्टेंट को एक तरफ, और इनके साइन भी चेंज, 50 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये -10 है, सॉरी, ये तो इधर ये 50 आके प्लस हुआ, 50 - 10 कितना हो जाएगा 40, और 5x - 3x हो जाएगा 2x, और 40 से 2 को कर देंगे डिवाइड, तो 2 से 20 टाइम, तो x आ गया 20। यानी कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, सन्स प्रेजेंट एज है 20 ईयर, और उसके अमन की प्रेजेंट एज कितनी है, अमन्स की प्रेजेंट एज वो कितनी है, वो थी 3x, यानी कि 3 × 20 मतलब कि 60 ईयर। चलो ये हो गया। देखो 2.5 शुरू कर रहे हैं, इसमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व तो हम अभी तक कर ही रहे हैं लीनियर इक्वेशन को, रूल हम जानते हैं कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना है तो एलसीएम करके करना होता है। मल्टीप्लाई का रूल हमें पता है, ऊपर का ऊपर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कट हो रही है, कट होने का मतलब है सेम नंबर से डिवाइड हो रही है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। और एक और काम जानते हैं हम कि हम वेरिएबल को इक्वल के एक तरफ लिखते हैं जिनमें x होता है, और जिनमें x नहीं होता उसको एक तरफ दूसरे तरफ रखते हैं, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें सब ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 - 1/5 और x/3 + 1/4। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि x वाला एक तो इधर है, उधर से दूसरे को लिया। अभी बोल रहा था ना मैं कि एक तरफ x वाले मतलब वेरिएबल जो भी है x हो, कुछ भी हो, ABCD XYZ, तो ये तो इधर आ गया, और ये 1/5 दूसरे तरफ लिखा जाएगा। तो पहला तो यही रूल है कि एक तरफ वेरिएबल को रखो और एक तरफ कांस्टेंट को रखो। अब क्या है, फ्रैक्शन है तो प्लस माइनस करेंगे तो एलसीएम करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो 6 बनाने के लिए 2 को 3 से इंटू करेंगे, तो यहाँ भी 3 से इंटू, और इसको 2 से इंटू करेंगे और इसको 2 से इंटू। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, तो इसको 5 से इंटू करेंगे और ऊपर भी 5 से इंटू, इसको 4 से इंटू करेंगे और उधर भी 4 से इंटू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x/6 - 2x/6 और इक्वल्स टू ये 5/20, और वो कितना हो जाएगा 4/20। और 3x, अब जब ये एलसीएम के बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, फिर ऊपर जो भी प्लस माइनस होने हैं वो करते हैं। 3x - 2x होता है 1x, यानी कि x, और इनको एक ही बार लिखना, माइनस माइनस इधर नहीं करते। और 5 और 4 कितना होता है 9/20। फिर अगला रूल क्या है कि x के साथ जो प्लस में वो माइनस होता है, जो माइनस वो प्लस, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड, जो डिवाइड है वो उधर जाके मल्टीप्लाई, या नीचे वाला सीधा उधर ले जाया करो, तो जाएगा 9 × 6/20। अब इसको देखो डिवाइड हो, मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा है 2 से, 2 3 जा और 2 10 जा, तो ये 9 × 3 27/, और नीचे हो गया 10। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अगला भी ऐसे ही करेंगे। तो ये तो सारे n मतलब जो इनमें वेरिएबल है ये तो सब एक ही तरफ है, उधर कांस्टेंट है, तो इधर ही हम क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे। 2, 4 और 6 का जब तुम एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा 12। अब तुम एलसीएम खुद से ले सकते हो, तो 12 एलसीएम आएगा, तो n/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 12 बनेगा, और ऊपर भी 6 से। इधर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से, इधर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से, और उधर कुछ नहीं करेंगे। अब ये n × 6 इसको ऐसे लिख देंगे 6n/12, ये -3 3 जा 9n/12, और ये 5 2 जा 10 + 10n/12, और उधर 21। तो देखो ये प्लस का ये प्लस का, तो पहले तो इनको प्लस कर लो, 6 और 10 16n/12, ये दोनों प्लस कर लिए, और -9n/12। अब क्या होगा, अब माइनस कर लो, 16 - 9 कितना होता है 7n/12, इधर 21। अब क्या होता है ये वाला इधर और ये वाला इधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 मल्टीप्लाई होगा 21 से और 7 करेगा डिवाइड। अब देखो 7 से 1 जा, 7 से 3 जा, नीचे 1 बचा, तो नीचे 1 का कोई काम नहीं होता। 12 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो अगला x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। तो पहला काम वही है कि x वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो एक तो ये कांस्टेंट, एक ये कांस्टेंट, तो इसको तो दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो देखो क्या होगा x, ये -8/3,
और वो क्या है, इधर आएगा तो 5x/2 प्लस में हो जाएगा क्योंकि उस तरफ माइनस था, और 17/6 तो ठीक है अपनी जगह पे, और ये उधर गया तो ये -7, और अपॉन में 1 लगा लो, इधर भी 1 लगा लो क्योंकि एलसीएम लेना है अभी। अब 3 2 1 का एलसीएम इधर राइट साइड में कितना होगा, 3 2 1 का एलसीएम 6 होता है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 6 कर देंगे क्योंकि तभी 6 बनेगा एलसीएम जितना, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, 3 2 6, और ये भी 2 से, जितना नीचे उतना ऊपर भी करना होता है। और ये 5x/2 इसको 3 से मल्टीप्लाई, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, और 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 17/6 इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी नहीं, और इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 6x/6, ये 8 2 16x माइनस में अपॉन में 6, और 5 3 15x अपॉन में 6, और इधर कितना हो जाएगा 17/6 माइनस 42/6। ठीक है, अब देखो 6x और 15x ये दोनों प्लस के हैं, तो पहले इनको ऐड कर लो, तो 16 और 15 और 6 21x, 6 और 15 21x माइनस 16x अपॉन में 6, और ये 17 माइनस 42 कितना होगा, 25, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस 16 कितना होता है, 60 प्लस का 5x, और प्लस अकेले नंबर पे लिखते नहीं है, -25/6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 6 यहाँ और ये 5 यहाँ, तो x = -25/6 × 6/5। तो देखो 6 से तो 6 गायब, 1 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 5 1 जा और 5 5 जा, तो -5 बचेगा खाली। तो ये हो गया सॉल्व। अब देखो उधर देखो अगला एक्स। अब देखो एक चीज़, ये बहुत सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ है कि अब बच्चों को यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि 5 को उधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 5 अलग नहीं है, ये इसके साथ है। देखो ये जो ये दिख रहा है ना नीचे लाइन जो फ्रैक्शन वाली है डंडा, ये पूरे के नीचे देखो, इधर जो था यहाँ x अलग है, ये अलग है, और ये जो 7 है ये अलग है। लेकिन अभी अगर ऐसे हो जाता ये, या ऐसे हो जाता, तब ये इसके साथ होता, इसके अपॉन में कुछ होता। तो ये जो 5 है अब ये अलग से कांस्टेंट नहीं है, तो ये कि हम इसको उधर कर दें, तो इनको इधर उधर नहीं कर सकते। अब सीधा जब पूरा के नीचे फ्रैक्शन है, इधर भी पूरे के नीचे फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाली डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 की तो मल्टीप्लाई कर देनी है x - 5 से, और इस 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है x - 3 से। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इससे फिर इससे, 5 × x 5x, और 5 × 5 25, और माइनस आएगा बीच में, 3 × x 3x, और 3 × -3 माइनस का 9। अब करेंगे इधर उधर, देखो कि x वाला इधर और 25 उधर जाएगा, 5x - 3x, और ये -9 + 25, ये उधर जाके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस, 5x - 3x होता है 2x, और ये बचेगा 16, प्लस का बड़े का साइन आता है ना, 16 9 25, तो x कितना हो जाएगा 16/2 8। तो ये हो गया सॉल्व। अब देखो अगला क्वेश्चन है, तो देखो ये इसमें t है, ये पूरा अब एक ही माना जाएगा, ये अलग नहीं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये अगर ये ऐसे होता तब तो इसको के उधर कर दो, लेकिन अभी ये t के साथ ही है, तो ये इसको अलग नहीं कर सकते। तो ये t वाला है, ये t वाला है, और एक t उधर भी है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे इस साइड, और वहाँ 2/3, कांस्टेंट अकेला 2/3 है, तो ये हो जाएगा 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t + 3 अपॉन में 3, और वो t आके प्लस t और अपॉन में 1, क्योंकि फ्रैक्शन है तो उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर एलसीएम करेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम होगा 12 एलसीएम होगा। तो क्या करेंगे, 3t - 2 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई कितने से होगा 12 बनने के लिए 3 से, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों से होगी। अभी ये 3 सामने लिख दो इस तरफ, ठीक है। अब ये माइनस इधर आया, अब क्या है 2t + 3 अपॉन में 3। अब इसको 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 4, 3 4 12 एलसीएम है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी ये, ठीक है। इस पहले लिख दिया है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, और उस तरफ कुछ नहीं करना है। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9t, 3 × 2 6, लेकिन माइनस का, और अपॉन में 12,
-4 इंटू 2 माइनस का 8t और -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है, अपॉन में 12 और t इंटू 12 प्लस का 12t अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब सबके नीचे 12 है ना, तो पहले तो इन टी को देख लो, 9 और 12 दोनों प्लस के 12 और 9 कितना होगा 21t और माइनस करेंगे फिर उससे हम 8t। ये तो पहले दोनों प्लस के ऐड कर लिए ये और ये, और फिर उससे ये माइनस करेंगे और ये -6 और -12 कितने हो जाएंगे, दोनों माइनस के होते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन आंसर माइनस में लिखा जाता है। अपॉन में एक ही बार लिखा जाएगा सबके अब एलसीएम के बाद, और इधर 2/3। तो 21 - 80 कितना हो जाएगा 13t -18 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2/3। अब ये थोड़ी सी आसान इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, पहले ये जो होल के अपॉन में होता है ना, पूरे के अपॉन में, पहले इसको उधर भेजते हैं, फिर इसको जाके वहाँ प्लस करेंगे और फिर 13 से डिवाइड। देखो कैसे, 13t -18 अभी 12 क्योंकि उधर जाएगा तो 12 इंटू 2/3, 3 से ये कट जाएगा पहले तो, 3 4 जा यानी कि 4 2 जा, ये 8 बन गया। इधर कर देता हूँ बाकी का, 13t -18 इक्वल्स टू 8। अब क्या होगा, फिर ये प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस वाला उधर जाके प्लस होगा, ठीक है। यही रूल होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ये डिवाइड होगा पहले वो जाएगा, तो 8 + 18। और यही चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ये हो गया 26 और अब ये डिवाइड करेगा। तो ये इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रेफरेंस से आगे चल के। जिनको ये चीज़ नहीं आएंगी वो आगे क्लासों में मैथ्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल भी।